मेजर बेनिफिट क्या होता है, ह्यूमन एरर्स बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अभी सपोज मैंने 100 ग्राम चाय पत्ती ली, तो बिल बनते वक्त 100 ग्राम की चाय पत्ती का बिल बनेगा, उसमें गलती नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि सपोज मैंने चाय पत्ती 100 ग्राम का वेट करके लिया, तो कभी कभी मिस्टेक से मैं 100 ग्राम के जगह पे 110 ग्राम एंटर करूँ, 120 ग्राम करूँ, ह्यूमन एरर इसमें से एलिमेंट कम हो जाते हैं। तो ये बारकोडिंग का मेजर बेनिफिट कैश काउंटर पे है। सुनो सेठ जी, तो आइए सेठ जी सुनते हैं आज एक नई सुविधा के बारे में, एक नई सहूलियत के बारे में जो बना दे सेठ जी की लाइफ आसान। तो सुनो सेठ जी के इस एपिसोड में हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री राजू कोठावदे, जो पिनाको इंडिया के डायरेक्टर हैं, और जो बारकोड और आरएफआईडी में काम करते हैं। और हमारे साथ हमारे हमेशा के दोस्त और होस्ट हैं नचिकेत क्षीरे जी। राजू जी नमस्ते, नचिकेत जी स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो राजू जी, आप पहले हमें ये बताइए कि RFID ये क्या है और बारकोड क्या है? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि RFID और बारकोड, ये बोथ आर द डिफरेंट सिस्टम्स। बारकोड मीन्स आप जब शॉप में जाते हैं और वो बारकोड के लेबल्स लगाए हुए रहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जो कुछ भी चीज आप खरीदते हैं या कुछ परचेस करते हैं, उस वक्त उसके ऊपर का जो लेबल रहते हैं उसके साथ में उसका एक बारकोड रहता है। और जो खड़े लाइन जो रहते हैं उसको बारकोड कहते हैं। बारकोड कैसे जनरेट होता है, बारकोड के लाइंस का थिकनेस और बीच में की गैप, इसका कैलकुलेट होके बारकोड जनरेट होता है और वो स्कैन करके उसका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ये बारकोड हो गया। और आरएफआईडी का फुल मीनिंग है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो वो बिना किसी डिवाइस से कोई पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेट होता है, और वो जैसे उसके पास उसका रीडर जाता है तो वो ऑटो रीड करके डेटा डेटा डिस्प्ले कर देते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। बारकोड में वो बार कोड के बार जो रहते हैं उसको स्कैन करना पड़ता है, और आरएफआईडी के डिवाइस खाली उसके लेबल के नजदीक लेके जाएंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट करके रीड करता है। ये दोनों मेजर डिफरेंस है बारकोड में और आरएफआईडी में। बारकोड के तो सर, ये रिटेल सेगमेंट में ये बारकोड कहाँ यूज होता है और आरएफआईडी कहाँ यूज होता है? रिटेल सेगमेंट में बारकोड शॉप्स में होता है प्रोडक्ट इन्वेंट्री के लिए, और आरएफआईडी जो है वो भी सेम वर्क करता है। लेकिन कैसे होता है कि बारकोड इंडिविजुअली जाके बारकोड स्कैन करना पड़ता है, और आरएफआईडी जो लेबल रहते हैं वो आप एक लगा के एक गट्ठा रख दो और रीडर उसके सामने लेके जाएंगे तो वो ऑटो रीड कर देता है पूरा। अभी मेरे पास 100 चीजें हैं, तो आरएफआईडी एक सेकंड 1.5 सेकंड में पूरे 100 के 100 बट एटम रीड करके डेटा ट्रांसफर कर देता है, और बारकोड अपने को इंडिविजुअल स्कैन करके ट्रांसफर करना पड़ता है डेटा। तो मतलब कहाँ RFID लगाना चाहिए और कहाँ बारकोड लगाना चाहिए, इसके बारे में भी आप दुकानदारों को बताते हैं, कुछ सलाह देते हैं? बताते हैं। बारकोड इज कॉमनली यूज होता है, आरएफआईडी कॉमनली यूज नहीं होता है। जहाँ पे छोटे शॉप्स है, समझो ग्रोसरी के है, गारमेंट्स के है, जनरल स्टोर्स है, बेकरीज है, वहां पे बारकोडिंग करना फायदेमंद होता है, क्योंकि बारकोड लेबल की कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमम रहती है। वो बारकोड लेबल की कॉस्ट 5 to 10 पैसे से लेके 1 रुपीज तक जाते हैं। 1 रुपीज से ज्यादा बड़ी लेबल की प्राइस नहीं रहती है जो रिटेल सेक्टर में लगते हैं उसके लिए। और आरएफआईडी की जो कॉस्टिंग है वो नियरली राउंड अबाउट स्टार्ट फ्रॉम 5 to 6 रुपीज टू 15 रुपीज। तो वो, हाँ, तो इन्वेंट्री और इसमें जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, अभी सुपरमार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहां पे आरएफआईडी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ज्वेलरी सेक्टर है, तो ज्वेलरी सेक्टर में आरएफआईडी बहुत यूजफुल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आरएफआईडी कम बारकोडिंग भी यूज करते हैं ज्वेलरी में। तो क्या हर चीज पे लेबल लगाना पड़ेगा? नहीं, वैसे नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट
एफएमजीसी के प्रोडक्ट जो है आप, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें गवर्नमेंट जीएस1 करके गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर एक कंपनी को बारकोड अलॉट करती है। अभी आप कभी भी जाएंगे शॉप में तो देखते हैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर प्री प्रिंटेड बारकोड रहते हैं लेबल के अलावा, उसको जीएस1 कहते हैं। और उसका उसमें कैसे डेटा रहता है कि जीएस1 में पहले 3 डिजिट जो रहते हैं वो कंट्री कोड रहते हैं, उसके बाद में के 5-6 डिजिट जो रहते हैं वो कंपनी कोड रहते हैं, और लास्ट के जो 4 डिजिट रहते हैं, 5 डिजिट रहते हैं, वो प्रोडक्ट कोड रहते हैं, और लास्ट का चेक डिजिट रहते हैं। तो उससे वो बारकोड स्कैन करके वर्ल्ड वाइड वो यूनिक नंबर बन जाता है। तो इसके लिए दोबारा दूसरा लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है शॉपकीपर को, और उनका लेबल का भी खर्चा वहां पे बचता है। लेकिन जो वो पैकिंग खुद करते हैं, अभी सपोज ग्रोसरी शॉप वाले हैं, मैंने 100 किलो चावल लिया और उसका मैंने 1 किलो आधे किलो में पैकिंग किया, उसके लिए उनको खुद का लेबल जनरेट करके लगाना पड़ता है, तो उसका खर्चा उनको लगता है। लेकिन जो एफएमजीसी के प्रोडक्ट है वो 90% प्री बारकोडेड होके ही शॉप में आते हैं, तो वो खर्चा नहीं होता है उनको। गारमेंट इंडस्ट्रीज में लगाना पड़ता है, क्योंकि हर एक शॉपकीपर गारमेंट बल्क में परचेस करता है, और वो उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में वो एंटर करता है और उसका लेबल जनरेट करके लगाता है। तो मोस्टली जहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाले जहाँ पे लेबल लगा के या बारकोड लगा के देते हैं, उस पे वापस लेबल बारकोड लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस सामने से शॉपकीपर्स पूछते हैं कि अभी सपोज मैंने एक टूथपेस्ट कोलगेट का 50 ग्राम का टूथपेस्ट लिया, उसके ऊपर 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, एमआरपी है, तो मैं वो बारकोड यूज करके मैं 9 रुपए 50 पैसे या कुछ डिस्काउंट देके मैं वो सेल कर सकता हूँ क्या? हाँ, वो सेल कर सकते हैं। खाली वो बारकोड जो है वो उनका एटम कोड करके जनरेट करके सिस्टम अच्छा। में लेते हैं, और वो एटम कोड के अगेंस्ट उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड करके डाल सकते हैं। अभी मुझे 10 रुपए का एमआरपी है, लेकिन मुझे 9 रुपए 50 पैसे में बेचना है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए अलग अच्छा। लेबलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो सर ये एक्चुअली अभी जो बात हुआ हमारा, तो ये हाँ, हाँ। बारकोडिंग जो है हम देखते हैं कि यूजुअली बिलिंग काउंटर पे वो स्कैन करते हैं और वो आपने जैसे बताया कि वो उनके सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो यस। बिलिंग के अलावा हाँ, बारकोडिंग ये बारकोड जो होता है उसका हाँ, हाँ। और कुछ फायदे होते हैं क्या? बहुत सारे फायदे। अभी सपोज मेरे शॉप में स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री लेना है मुझे, या हुँ, स्टॉक टेकिंग लेना है। हुँ, तो स्टॉक टेकिंग लेते वक्त क्या होता है कि मैं हर एक आदमी को बेच के कितना पीसेस है क्या है काउंट करने के लिए लगाएंगे। तो हुँ, सपोज मेरा 10,000 स्क्वायर फीट का शॉप है या 2,000 स्क्वायर फीट का शॉप है, हुँ, उसमें मेरे एसकेयूज है सपोज 50,000। वो 50,000 एसकेयू काउंट करने के लिए और उसको गिनने के लिए भेजेंगे, तो वो 10 दिन के बाद ही आएगा अपने सामने, सर हुँ, ये है, और उसका फिजिकल इन्वेंट्री और कितना है वो मैच हुँ, करते करते टाइम जाएगा। हाँ। तो बारकोडिंग से बेनिफिट क्या होता है कि सपोज मुझे आज 1000 बारकोड स्कैन करने हैं, तो वो विद इन आवर 1 आवर ही कैन स्कैन इट एंड स्टोर दैट डेटा इन देयर सिस्टम। तो बहुत हाँ। इजी होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसका। हुँ। ये जो स्टॉक उन्होंने भी बताया था कि हम वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके लिए दुकानदार के पास कुछ सिस्टम होना ज़रूरी हाँ, है। और उन्होंने कहा है कि बारकोड या बारकोड चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाया है, वो स्कैन करके उनके इन्वेंटरी ट्रैकिंग सिस्टम में वो लेते हैं पूरा डेटा, और उनके कस्टमर यानी कि जो सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे हुँ, डेटे से उनका डेटा मैच करके उसका वो रिपोर्टिंग जनरेट करके देते हैं कि कितना मिसिंग है, कितना आपके शॉप में दिखता है सिस्टम में ये स्टॉक इतना है, लेकिन हुँ। फिजिकली स्टॉक कितना है वो उससे ऊपर उनको पता चलता है। स्टॉक टैली का भी हमने एक एपिसोड और बनाया है, तो सेठ जी आप जरूर वो सुनेंगे। एपिसोड भी ज़रूर सुनिएगा। तो सर ये वो जैसे विद्युत ने अभी जो जिक्र किया स्टॉक टैली का एपिसोड का, तो उस एपिसोड में एक बात आई थी कि जो स्टॉक टैली के लोग होते हैं वो इन्वेंटरी हम्म। जो स्टॉक होता है आपका फिजिकली चेक करते हैं। तो आपकी दुकान में बराबर। चाहे कितनी भी साड़ियां हो या कितने भी गहने हो, वो हर एक चीज को फिजिकली स्कैन करके फिजिकली स्कैन करते हैं हाँ, बारकोड, और वो सिस्टम में लेते हैं। यस, बट वो फिजिकली काउंट भी करते हैं। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल साड़ियों की दुकान है, तो हम्म। इन स्टॉक टैली के आदमी जो है
वो काउंट करने के लिए, काउंट करने में तो एक्सपर्ट है, तो 10,000 साड़ी है तो 10,000 साड़ी वो काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो साड़ी कांजीवरम है या वो साड़ी महेश्वरी है या और कुछ है, ये बारकोड हाँ, पे ही लिखा होता है। तो क्या? बारकोड के बताता हूँ मैं सर, बारकोड में हाँ, लिखा हुआ नहीं रहता है। ओके, बारकोड में क्या रहता है, बारकोड में वो प्रोडक्ट का आईडी रहता है। ओके। और वो आईडी के अगेंस्ट पूरा डेटा, जैसे अपन जब बैंक में जाते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर रहता है, तो हुँ। बैंक अकाउंट के अगेंस्ट जो अपना बैंक अकाउंट नंबर है, मैं आपका बैंक अकाउंट नंबर मैं लेके मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बरोबर। जैसे ही वो सिस्टम में डालेंगे बैंक अकाउंट नंबर, तो पता हुँ। चलता है कि किसका अकाउंट है, क्या है। वैसे ही वो प्रोडक्ट का एक आईडी रहता है। वो आईडी हुँ। स्कैन करने के बाद सिस्टम में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट यानी कि ये साड़ी कौन-सी है, कौन से सप्लायर ने सप्लाई की हुई है, उसका परचेस रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, अभी अच्छा। उसका ग्रेड क्या है, और दूसरा वो कौन से टाइप की है, सिल्क की है, कॉटन की है, सेमी कॉटन है, क्या है वो पूरा, पॉलिस्टर है, वो पता चलता है। वो हुँ। बारकोड में खाली उसका आईडी रहता है, बारकोड में बाकी कुछ नहीं रहता है। बहुत जनों को गलतफ़हमी रहती है कि बारकोड में उसका प्राइस रहेगा, उसका ये रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। बारकोड में खाली वो प्रोडक्ट का आईडी रहता है। हाँ, मतलब समझो ये प्रोडक्ट का आधार कार्ड ही हो गया। यस, राइट, ओके। राइट, एग्ज़ैक्टली राइट। हुँ, हुँ। तो पहचान वो पत्र है वो बा प्रोडक्ट का। तो अगर वो बारकोड को स्कैन करे तो उनके सिस्टम पे उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाएगा। उसका बायोग्राफी पता चलेगा। राइट। तो मतलब ये है सर कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर पूरा डिटेल निकालना हो तो हाँ। अगर वो मैन्युअली कहीं पे है, लिखा हुआ है, तो वो ढूंढना और उसको देखना, ये इम्पॉसिबल बहुत टास्क है वो। मुश्किल है, मुश्किल है। ये मुश्किल है। तो हाँ, जो कि नामुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, ऑफ मुश्किल कोर्स, है। यस, यस, हाँ, लेकिन बारकोड से क्या होता है, बारकोड स्कैन करने से इमीडिएटली विदिन अ फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड वो जितना उनका डेटाबेस है, अभी सपोज मेरे शॉप में अभी वीनस ट्रेडर्स का एग्जांपल लीजिए। वीनस हाँ, ट्रेडर्स हैविंग अ 1 लाख, मोर देन 1 लाख एसकेयूज। और उसमें क्या रहता है कि 1 लाख प्रोडक्ट के पीछे, अभी सपोज मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रेनॉल्ट का पेन है। हम्म। रेनॉल्ट के पेन में 10 टाइप से, 10 टाइप में 10 टाइप की रिबिन अलग-अलग, रिफिल अलग-अलग लगती है। राइट। तो वो कौन से पेन को कौन सी रिफिल है, तो वो बारकोड स्कैन करके उसको इमीडिएटली इफेक्ट उस पता चलेगा कि ये पेन को ये रिफिल चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, ओके। तो सर अभी ये वीनस ट्रेडर का अगर ये टॉपिक निकला है इसके लिए मैं पूछ लेता हूँ कि जिनको पता नहीं है सेठ जी, वीनस ट्रेडर ये पुणे में एक बहुत ही बड़ा स्टेशनरी का यस, शॉप बोल नहीं सकते, शॉप बहुत ही छोटा शब्द हो गया उनके लिए, तो बहुत स्टेशनरी बड़ा मॉल है। वो स्टेशनरी मॉल है बोल सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि हाँ, सर ने जैसे कहा कि 1 लाख से ज़्यादा उनके पास एसकेयूज़ है। तो सर हाँ, हाँ। इसमें एक मैं सवाल अभी ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अजीत सर आए थे हमारे इस सुनो सेठ जी यस, में, तो यस, यस। उन्होंने वो एक उनका केस स्टडी बताया था कि सुराना साहब थे अभयनगर के। सुराना हुँ, हुँ, कॉर्नर हुँ। नगर के। यस, तो हुँ, फिर उन एक ये उनसे ये इनको तो सीख बहुत मिला था बड़ी कि दुकान है। सर ₹1 जिस चीज़ पे मिलता है, जैसे अगर पेंसिल है वीनस ट्रेडर में, अगर पेंसिल है या रिफिल है, तो उसपे तो मार्जिन बहुत ही कम रहता है। और वो उसके ऊपर अगर बराबर है। बारकोड चिपकाने जाए तो उसका कॉस्ट ही नहीं, आदमी वही से बोले मैंने पहले 30-40 पैसा बताया आ आपको। जाता है। पहले मैंने पहले नहीं, पहले हाँ, क्लियर वो ही किया कि जो प्रोडक्ट कंपनी के बारकोड लगा के आते हैं। अभी आप विनस में जाएँगे, हाँ। शॉप में, कौन से भी शॉप में, हुँ, उसका छोटे से छोटे रिफिल भी लेंगे, तो रिफिल के ऊपर कंपनी ने हाँ, प्रोडक्ट जैसे जीएस1 का मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, उसके 90% प्रोडक्ट पे जीएस1 के लेबल्स लगाए हुए आते हैं। यानी कि बारकोड प्रिंट कर होके आता है। तो उसका सपोज़ मेरे पास अभी 50 पैसे की पेंसिल है, लेकिन उसके ऊपर बारकोड होने की वजह से उनको अलग से लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। सो इन शॉर्ट सर ऐसा है क्या कि जहाँ जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी से प्रिंट होके आता ही ओके। है। ओह! लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अभी या ब्रांडेड जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स अभी बेच रहे हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बहुत कम हो गया है। सर, ब्रांडेड हाँ, और नॉन ब्रांडेड ऐसा बहुत कम हो गया है। इसको सर अभी ऐसा मैं ऐसा पुट एग्ज़ाम्पल करते देता हैं हूँ। कि हाँ, इसको ऐसा पुट कर दे सकते हैं कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, जैसे हुँ, आपने जब भी बताया कि 100 किलो के हाँ, हाँ। गेहूँ को 1-1 किलो करके बेच रहे हैं या शर्ट अलग-अलग बेच रहे हैं। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, हाँ, उनको ये बारकोडिंग अलग से करना चाहिए ताकि वो उसका एक आइडेंटिटी इमीडिएटली सिस्टम में आ इन्वेंटरी जाए। इन्वेंटरी और पॉइंट ऑफ सेल के टाइम पे वो फास्ट सेल कर पाए उसके लिए। ओके, ओके।
लेकिन अभी सर मैं बताता हूँ, जितने भी ब्रांडेड और नॉन ब्रांड छोटे का छोटा मैन्युफैक्चरर भी बारकोडिंग करना चाहता है, क्योंकि जब डीमार्ट में जाता है, अभी सपोज मैं अभी परसों का एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक काजू कन बनाने वाला है, ओके। आया था। हाँ उसके 2 ही प्रोडक्ट है। उसके एसके 2 प्रोडक्ट 2 है और उसके एसकेयू 4 भी नहीं है। क्या कि एक छोटा स्क्वायर एक वड़ी रहता है वो हम्म। काजू कन का, उसका एक है और दूसरा वो 20 का एक पैकेट रहता है। ऐसे 2 ही उसके पास प्रोडक्ट है। लेकिन वो भी अच्छा। एक बारकोड क्यू अच्छा बना के वो मॉल में रखना चाहता है। तो वो भी हम्म। जीएस1 के पास जुड़ के उसका फी भर के वो बारकोड लेके उनके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके लगाता है। ओके ओके। तो ये बहुत, अब पहले ये आप जो बोलते थे ना वो 10-15 साल पहले बात ठीक है कि प्रोडक्ट हम्म। लगाओ उसके ऊपर बारकोड चिपकाओ। अभी जीएस1 के वजह से ना बहुत सारे 80% प्रोडक्ट को बारकोडिंग हो गया हुआ है। हम्म। अच्छा 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 ओके। तो लेकिन ये जो आपने बात की वो बहुत बड़े बड़े दुकान है, वीनस मॉल है या सो मैं तो एग्जांपल छोटे देता हूँ। हाँ छोटे 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 अभी जैसे अजीत सर ने आपको बताया सुराना कॉर्नर करके। हाँ सुराना कॉर्नर ये नगर में छोटे शॉप है। आप देख हम्म। जाएंगे कभी नगर में और देखेंगे तो वो पहले जो छोटा उनका शॉप हाँ था वो हाँ 400 स्क्वायर फीट का भी हाँ शॉप नहीं था। अच्छा। फिर भी उन्होंने बारकोडिंग करके सोच के वो, क्योंकि उनको क्या गल्ला छोड़ के आगे जाना था। हम्म जैसे अजीत बोलते हैं गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। तो हम्म। उसको सिस्टम पे आके उसको खुद को गल्ले पे नहीं बैठना था, क्योंकि उसको 4 बिजनेस मैनेज करने के लिए बारकोडिंग करके उसको आगे जाना था। तो अभी बहुत सारे छोटे-छोटे सिटीज़ में छोटे-छोटे शॉप्स की पर अभी बेकरी शॉप कितना छोटा रहता है, 100 150 200 स्क्वायर फीट का रहता है। वो भी सिस्टम में आना चाहता है, बारकोडिंग करना चाहता है, क्योंकि क्या उसको उसकी इन्वेंटरी, उसका स्टॉक, डे ऑफ द एंड ऑफ द डे कितना सेल हुआ है, कैश में कितना दिया है, कार्ड में कितना दिया है, क्रेडिट पे कितना दिया है, वो उसका पूरा उसको हिसाब मिलना चाहिए। नहीं तो पहले ओके। कैसे थे, हर एक टाइम पेपर में लिखो, नोटबुक में लिख के रख दो, चोपड़ी संभालते थे। अभी चोपड़ी संभालना कोई नहीं, और यंग जनरेशन तो बिल्कुल नहीं संभालना चाहती है। हम्म। बिल्कुल। तो ये बारकोडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। अच्छा। हाँ और ग्राहक को भी अगर वो ये सब अपने वो बास्केट में लेके जाता है हम्म हम्म। तो एक ग्राहक जब भी मैं ग्राहक बन के दुकान में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम पूरा दिल भर के शॉपिंग कर लूंगी, मैं 1 घंटा दुकान में बिताऊंगी। लेकिन वहां मेरा सबसे बोरिंग बात क्या है पता है? वो काउंटर पे कैश जाके काउंटर वहां पे लाइन में आने के खड़े बाद, रहना। सच में मुझे ऐसा लगता हाँ है कि तो 3 मिनट के अंदर मुझे वहां से बाहर निकलना चाहिए। तो अगर ये है तो उसको अभी कुछ आप उठना नहीं है, देखिए, कुछ नहीं करना है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने और अजीत ने 2002 में वारना बाजार करके है, वारना नगर में, वहां पे सिस्टम बिठाया था। तो हम गए, सुबह गए, देखा अरे कुछ भीड़ नहीं, कुछ नहीं। लोग कब खरीदी करते हो, बोलते कि नहीं नहीं आप देखो, पूरा दिन वेट करो और हमारा सिस्टम देखो, स्टडी करो और हमको सॉल्यूशन दीजिए। तो हमने देखा कि शाम को 5:30-6 बजे वारना बाजार जो है वारना नगर के सिचुएटेड है, और वहां पे क्या वारना शुगर फैक्ट्री है, वारना बैंक है, और उनके 2-3 और ये है। तो सब 5:30-6 बजे के बाद परचेसिंग के लिए आते हैं, और 5:30-6 बजे के बाद आने के बाद वो 8:30 सही बजे है। तक वो दिन में सपोज उनका 10,000 का धंधा है, तो वो 2 घंटे में वो 1.5 लाख का धंधा सही करते है। हैं। तो वो क्या बोले कि मेरे यहाँ पे काउंटर पे आने के बाद तो ये स्कैनिंग इतना फास्ट होना चाहिए कि मेरा टोटल बिलिंग जो है वो 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। और वो उन्होंने हमें चैलेंज दिया, अजीत को और मुझे चैलेंज दिया कि ये 1.5 मिनट में आप स्कैन करके दिखाएंगे 50 आइटम, तो मैं आपकी सिस्टम बिठाऊंगा। और वो चैलेंज हमने लिया वो 2002 में, और वो स्कैन करके वो सक्सेस हुआ। और वो आज आज भी आप कभी वारना बाजार में जाएंगे तो वो सिस्टम अभी भी चालू है। ये कहानी सुन के ऐसा लगता है, ये कहानी सुन के ऐसा लगता है कि रजनीकांत को कोई बोले कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो आपका 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा रूबिक्स क्यूब खोल के आप हाँ, देते हैं। नहीं वो मतलब क्या होता है कि उधर वो क्या होता है कि अभी सपोज मैंने 100 आदमी आए इकट्ठे शॉप में, और कैश काउंटर पे 20 आदमी आ जाएंगे, तो 20 आदमी को कितने कैश काउंटर रखेंगे, वो भी दिक्कत रहती है। अभी 10 छोटे सिटी में 10-15 तो कैश काउंटर नहीं लगा सकता हूं मैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कैश काउंटर पे मेरा काम होता है। तो वो कैश काउंटर पे आने के बाद कस्टमर
बिल लेके पेमेंट करके जितने फास्ट बाहर पड़ेगा उतना वो जो बिजनेस चलाते हैं उनका और कस्टमर का दोनों का बेनिफिट उसमें है। राइट। तो सर तो अभी बारकोडिंग की वजह से उनका ये सिर्फ काम फास्ट हो जाता है। yes. तो सर अभी आपने तो 2002 में वाह ये सिस्टम लगाया था, तो अभी 2022 आया है, तो कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि आरएफआईडी की हम बात कर रहे थे कि है ना सर? लाइन में लोग खड़े सर हैं तो लाइन वहीं में पे नहीं, उसका मैं बोलता हूँ अभी हाँ ऐसे यूरोप में और इसमें अभी अपने यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम है उसको। वो क्या हम्म, करते हैं, शॉपिंग कार्ट लेके जाते हैं अंदर, उसमें हाँ आरएफआईडी का ये लगाया हुआ रहता है रीडर। ओके ओके जैसे आप काउंट इससे शेल्फ से मटेरियल उठा के वो कार्ट में डालेंगे, वैसे हम्म, वो रीड होते जाता है। और जैसे आप काउंटर पे आ जाएंगे, खाली वो रीडर वो कार्ड आपके रीडर के पास रखेंगे तो विद इन अ सेकंड आपका बिल जनरेट करके आपके पास आता है। इफ यू आर ओके द रजिस्टर्ड कस्टमर ऑफ दैट मॉल, ओके ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट भी आपके अकाउंट में से चले जाएगा। आप अच्छा सीधा कार्ड लेके गाड़ी के पास जाइए, मटेरियल ले लीजिए। ओह ये सिस्टम वाह डेवलप हुई है, अच्छा लेकिन उसका कॉस्टिंग और ये अपने यहाँ पे आने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लेकिन लगेगा आएगा एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। और इसमें भी एडवांस अभी ऐसा सेल्फ कियोस्क है। अभी सेल्फ कियोस्क क्या रहते हैं कि मैं खरीदी करता हूँ, वहाँ पे 20-25 सेल्फ कियोस्क मशीन लगे हुए रहते हैं। वहाँ पे मेरा हर एक प्रोडक्ट स्कैन करता हूँ, मैं मेरा कार्ड एंटर करता हूँ या मेरी कैश एंटर करता हूँ, और मैं एक्सचेंज में मेरा जो बचा हुआ पैसा मिलता है और मेरा बिल भी बन जाता है। उसमें आदमी की भी जरूरत नहीं है, वो भी अच्छा सिस्टम आया है। लेकिन अपना इंडिया जो है वो इतना हम्म मैन पावर है यहाँ पे, तो वो अभी तक कोई करता नहीं है। जरूरत नहीं है हाँ तो एक एक में अब मुझे याद है आपने एक डेमो दिखाया था बहुत पहले कि हाँ एक वो जो क्या समझेंगे एक कमान या ऐसा कुछ है कि जहां से हम जैसे हाँ, गेट है वहां से लोग गुजरते हैं और जैसे ही आप वहां से गुजरते हैं मतलब कितना कितना इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक सेकंड भी नहीं है आप उसके सामने लेकिन आपके हाथ में जो थैली है उसमें जो जो भी आपने सामान लिया है उसका सारा बिलिंग हो जाता वो है और आप चाहो या ना चाहो आपके अकाउंट से पैसा भी चुकता होता है तो मतलब दुकानदार को चाहो ना चाहो वो खरीदी की वो वही होता है ना। जब अपने यहाँ पे क्या है, काउंटर पे आने की भी बात बहुत बहुत फैमिली मेंबर डिस्कस करते हैं, यार लेना है नहीं लेना है ये। लेकिन वहां पे हम्म कैसे है कि एक बार ले लिया तो दूसरे दिन आके ओ एक्सचेंज कर लो, रिटर्न कर दो। लेकिन आज लिया तो आज लेके बाहर निकल सही है जाओ। सही है तो एक हाँ ये हाँ शॉपिंग का भी अनुभव बहुत अलग रहेगा और जल्दी हम्म, भारत में भी आ जाएगा हाँ हाँ हाँ, आएगा तो आएगा, एक 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 दिन हो गया ये आएगा। स्टॉक के लिए बहुत उपयोगी है जो स्टॉक लेने के लिए और दूसरा है कि बिलिंग का जो अनुभव है ग्राहक का और दुकानदार का भी उसमें बहुत अ, तेजी आती है और एक्यूरेसी भी एकदम आती है ये तो दोनों बहुत बहुत अहम फायदे हैं मेजर बेनिफिट क्या होता है, ह्यूमन एरर्स बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अभी सपोज मैंने 100 ग्राम चाय पत्ती ली, तो बिल हम्म बनते वक्त 100 ग्राम की चाय पत्ती का बिल बनेगा। अच्छा उसमें हम्म गलती नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि सपोज हाँ मैंने चाय पत्ती 100 ग्राम का वेट करके लिया, अच्छा तो कभी कभी मिस्टेक से मैं 100 ग्राम के जगह पे 110 ग्राम एंटर करूँ, 120 ग्राम करूँ, ह्यूमन एरर इसमें से हम्म एलिमेंट कम हम्म हो जाते हैं। तो ये और बारकोडिंग का मेजर बेनिफिट कैश काउंटर पे है। उसकी कीमत भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम में आ बिल्कुल जाएगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सिस्टम से आती है कीमत। ग्रेट उसकी हम्म प्राइसिंग जो है वो सिस्टम से आ जाती है। तो ये जैसे साड़ी वगैरह की दुकानों पे या ये जो है कपड़े के हम्म दुकान पे ये तो बहुत ही हम्म फायदेमंद है क्योंकि हर एक की कीमत अलग रहती है, तो इमिडिएटली स्कैन करके जो एग्जैक्ट कॉस्ट है कीमत है वो आ जाएगी, अंदाज देने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं, वो तो होता है ना। सही बात और है इसमें हाँ सिस्टम रहने के अभी कैसा होता है कि एक बार बिल बनाने के बाद सपोज मैं लेडीज लोग जाते हैं शॉप में साड़ी हाँ खरीदने के लिए, 10 साड़ी खरीदिया, लेकिन काउंटर पे आने के बाद उनका दिल मन चेंज हो जाता है कि नहीं हम्म इसमें से ये साड़ी मुझे रिटर्न कर दो। हम्म कहाँ तो पे कैसे पहले वो बिल में निकालो, उसको काटो, ये करो। अभी हाँ ये सिस्टम से क्या हुआ है कि उसका गुड्स रिटर्निंग का भी सिस्टम प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। हम्म तो वो दुकानदार भी बिना हिचक के वो साड़ी एक्सचेंज करता है या रिटर्न ले लेता है, बारकोड की वजह से, ओके क्योंकि उसको रिप्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। ओके तो ये जब एक कोई दुकान नहीं खोल रहा है तभी ये इस सिस्टम में जाना चाहिए
या थोड़े मतलब दुकान थोड़ा सेटल हो जाने के बाद जाना चाहिए? नहीं, कैसे ये करना स्टार्ट चाहिए? ऑफ द फर्स्ट डे, अभी सपोज मैं नया दुकान डाल रहा हूँ, तो पहले दिन से ये करना, सिस्टम लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आज मैंने बाद में कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, लेकिन आज मैंने दुकान चालू किया और 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मुझे मैं सिस्टम बिठाऊंगा, तो उसको पूरा स्टॉक का री एंट्री करना, ये करना, वो काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि जो स्टार्ट कर रहा है तो उसने पहले ही करके लेना ज्यादा अच्छा है। हम्म। तो सर ये था कि यहाँ पे अगर पुणे में अगर कोई आया होगा तो पुणे में काका हलवाई एक बहुत फेमस मिठाई का शॉप है, और वो हाँ मिठाई उनके। के शॉप में अगर आप एंटर करोगे तो आपको एक कार्ड, एक ऐसा कार्ड दिया जाता है, और हाँ, जब आप पूरा खरीदी कर लो तो बस वो कार्ड काउंटर पे, कैश काउंटर पे दिखाना है एंड आपका बिल आ जाता है। तो सर ये क्या सिस्टम होती है? क्या रहता है, जैसे मैं एंटर हुआ, वो हम्म कार्ड को एक यूनिक आईडी रहता है। हम्म। मैं अभी सपोज यहाँ से शॉप में एंटर किया, मैंने जाके सपोज कुछ मिठाई खरीदी की, बाद में कुछ नमकीन खरीदी किया, तो वो हम्म। क्या रहता है, वो कार्ड मांगता है अपने पास से हर एक हाँ। टाइम पे काउंटर पे। राइट। तो हाँ। कार्ड क्या है, वो रीडर पे रखता है, वो जो हम्म। मैंने परचेस किया है उसका आइटम कोड उसमें एंटर जाता है विथ क्वांटिटी। अच्छा। हाँ, सपोज मैंने अभी, सपोज आप एग्जांपल लीजिए, मैं एक शॉप में गया और मैंने काजू कतली लिया आधा किलो, हाँ। तो वो मैंने मेरा कार्ड वहां पे दिया, वो काजू कतली आधा किलो उसमें एंटर हो गई उसके एटम कोड के अगेंस्ट। बाद में मैं गया फरसान लिया आधा किलो, वो एंटर हो गया। बाद में मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे समोसे नए फ्रेश आए हुए हैं, गर्मा हम्म गर्म समोसे मुझे मेरी इच्छा हो गई खाने के लिए, तो मैं बोलता मुझे हम्म। 2 समोसे दो, तो वो हम्म। भी उसमें एंटर करता है। और वो अच्छा। काउंटर पे आने के बाद उसके जो पैक गुड्स है उसका बिल बनता है, और उसके साथ में समोसे का उसको काउंटर फाइल मिलता है, 2 प्लेट हम्म। समोसे का। तो ओके। काउंटर फाइल लेके मैं वो समोसे के काउंटर पे जाता हूँ, और वो हम्म समोसे के काउंटर पे जाने के बाद वो मैं काउंटर फाइल जो मेरा दिया हुआ है पेमेंट करने हम्म। के बाद में, वो मैं यहाँ पे सबमिट करने के बाद मुझे 2 समोसे मिलते हैं। तो ये ओके। ऐसे सिस्टम चलती है। ओके। तो जहां तक मैं समझाऊं सर कि ये एक एग्जांपल है कि एक मिठाई की शॉप है या एक कोई छोटा रेस्टोरेंट है, 100 लोग वहां पे खड़े हैं, 100 वेटर भी, 10 काम करने वाले भी लड़के खड़े हैं, तो किसी को भी किसने क्या खाया या किसने क्या लिया ये जबानी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कार्ड में बिल्कुल नहीं, सब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दिमाग गलती इसमें होने की, खुद का हाँ। दिमाग चलाना कम है, और हाँ। सिस्टम का दिमाग यूज करना ज्यादा है। बराबर। फिर तो सर ऐसे ये ऑपरेट करने के लिए बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत लगती होगी। क्योंकि ये आज मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक छोटे गांव में कस्बे में कोई अंग्रेजी जानने वाला सेल्समैन मिलेगा, कैशियर मिलेगा, या बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा। बिल्कुल नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं। ये आजिद, हाँ, आजिद भाई ने जो आपको पहले एग्जांपल दिया सुराना कॉर्नर, उसने 3 शर्तें रखी थी। बराबर। मैं मेरा स्टाफ नहीं चेंज करूंगा। हम्म। दूसरा, ये बारकोडिंग से काम होना चाहिए। और तीसरा, मैं कीबोर्ड नहीं यूज करूंगा। तो बहुत चैलेंजिंग था। हमने क्या किया, पूरा बिल बनता है बारकोड स्कैन करके, बराबर है। उसके सेव करने के लिए क्या, मुझे कहीं ना कहीं तो भी एंटर या कुछ बटन बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेव का बारकोड जनरेट किया और वो काउंटर पे लगा दिया। तो वो क्या करता है, उसके 20 आइटम से, तो वो 20 आइटम स्कैन करेगा, वो जो आदमी पैक करने वाला है या कुछ सेल्समैन है वो। बाद में वो क्या करता है, खुद का आईडी कार्ड जो है वो स्कैन करेगा, और बाद में वो सेव का बारकोड है वो स्कैन करेगा, तो उसका बिल विदाउट यूजिंग एनी कीबोर्ड फंक्शन ही कैन मेक द इनवॉइस बिल। उसको उसको उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए, बाकी सिस्टम उसको पूरा आ जाता है। 1-2 दिन में वो सीख जाता है सिस्टम यूज करना। लेकिन उसके बिजनेस का, उसके इसका नॉलेज उसको है, तो वो ये सिस्टम आराम से चला सकता है। गुड गुड ग्रेट। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि आपने कौन सी वैरायटी को कैटर किया है, मतलब कौन कौन से बिजनेस को आपने ये बारकोडिंग का सिस्टम दिया है, और कहाँ कहाँ दिया है, मतलब बड़े शहरों में दिया है या छोटे गाँव, इतना
कस्बों में दिया है, कहाँ कहाँ पे दिया है और कौन कौन से सेक्टर में दिया है? मैडम रिटेल सेक्टर में आपने हमने ज्वेलरी भी आप बताया अभी बात करते करते। ग्रोसरी, गारमेंट, फिर फूड मॉल, बेकरी, इवन लॉन्ड्री ऑल्सो वी डू अ बारकोड ऑफ लॉन्ड्री ऑल्सो। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो रिटेल को सब ये करता है, उसको हमने सिस्टम दी हुई है। और हम्म। बड़े से बड़े सिटी आप बोलेंगे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, पुणे लेके बिल्कुल छोटे से छोटे गांव में भी दिया हुआ है। अभी जो क्लाइंट आया था वो नगर डिस्ट्रिक्ट में कड़ा करके एक छोटा टाउन है, वहां से आया था। वो 2012 से सिस्टम यूज कर रहा है। हम्म। और आज ओके। वो आया था, उसका वो अरे एक्सपांड वाह। कर रहा है, उसका एक बारकोड प्रिंटर से काम नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरा बारकोड प्रिंटर खरीदने के लिए आया था आज। वाह। ओके। तो जामखेड़, कड़ा, ऐसे छोटे छोटे टाउन से भी लोग ये सिस्टम यूज करते हैं। क्या बात है। लेकिन बहुत, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, पुणे में सारसबाग के सामने संतोष भेड़ करके है, उसकी हाथगाड़ी है भेड़ की, हम्म। लेकिन उसने भी GS1 का रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि उसका अच्छा। कोई कांटेक्ट है दुबई में, उसको यहाँ से उसका ड्राई भेल भेजना है दुबई में। तो दुबई में भेजना है, तो वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे बारकोड लगा के देगा तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो वो आके करके, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन उसने बारकोडिंग किया है। वाह। हाँ, तो उसका GS1 का रजिस्ट्रेशन हमने करके दिया है। ओके। इवन चितड़े तो के सर जो प्रोडक्ट है, चितड़े के पैक प्रोडक्ट्स हम्म। है, आप देखेंगे भाकरवड़ी जो हाँ। बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर का भी हम्म। बारकोड जनरल पहले GS1 का रजिस्ट्रेशन मैंने ही करके दिया है उनको। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर अभी आपने ये जैसे भेल वालों का एग्जांपल दिया, हाँ हाँ। तो ऐसे आपके अभी ऐसे कुछ याद आ रहे हैं एग्जांपल्स की जहाँ पे ये सिस्टम नहीं लगा था और लगने के बाद कंप्लीटली चेंज हो गया उनका। मेजर एग्जाम्पल देता हूँ, येवले टी करके। हाँ हाँ हाँ। येवले टी ने ये 3-4 साल में 2 शॉप से लेके अभी कम से कम उनके 300-400 शॉप से फ्रेंचाइज Right. बेसिस पे मोड पे डेवलप किए हुए, लेकिन तो वो पूरे सिस्टम पे आने की वजह से वो ग्रोथ कर पाए। हम्म। वो पहले ये खुद सब करते थे और ये करते थे, वो सिस्टम नहीं रहती तो वो दो का 4 दुकान कर सकते, लेकिन 4 से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये सिस्टम लेने की वजह से वो मल्टीपल्स बढ़ गए। चाय पे बारकोड नहीं लगाते मैडम, बारकोड नहीं लगाते, लेकिन वो सिस्टम उन्होंने जो यूज किया उसमें वो बिलिंग प्रिंटर है, छोटा 2 इंच का बिलिंग प्रिंटर है, वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। 2 इंच उसका जैसे आप कार्ड देते, कार्ड में से आपका बिलिंग का पेमेंट का स्लिप निकलता है, छूट, वैसे वो उसका चाय का टोकन निकलता है, और कौन से शॉप में कितना चाय डेली बेचा उसके ऊपर उसका इन्वेंट्री मेंटेन होता है। उनके हेड ऑफिस से सब कनेक्टेड रहते हैं। अभी सपोज मेरा एग्जांपल, एक शॉप है करवे नगर में, वहां पे डील आज के दिन में कितनी चाय बेची उसको सिस्टम से पता चलता है। तो ये उन्होंने, देखो सिस्टम पे आया तो उनका मल्टीपल भी हो गए और वो बड़े भी। सही है। और ये मतलब ये जो क्या हम बोलते हैं कि ये जो रूटीन काम है हर रोज के वही काम करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिताओ ये सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मल्टीपल बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है जो ओनर है। अभी सपोज वो चाहता है, पहले उसके पास पैसा है सब है, लेकिन वो रिटेल काउंटर छोड़ के नहीं जा सकता है, लेकिन ये सिस्टम यूज करने के बाद वो रिटेल काउंटर छोड़ के दूसरे बिजनेस में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, और वो वही बिजनेस वो मल्टीपल लेवल्स पे लेके जा सकता है। तो सेठ जी ये हमने जानने की कोशिश की आज के इस एपिसोड में कि ये बारकोड और आरएफआईडी होता क्या है। और जैसे कि राजू सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि अ, अगर हम बारकोड और आरएफआईडी का इस्तेमाल करते हैं तो जो चीजें हमको मैन्युअली करनी पड़ती थी वो मैन्युअली ना करते वक्त एक सिस्टम में इमिडिएटली और बहुत फास्ट आ सकता है, जिससे बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये दो चीजें जो है उसमें हमको मदद मिल सकती है। और एक इन बातों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया कि हम लोग जब सुपरमार्केट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो शॉपिंग करने के लिए कितना भी टाइम बिता देते हैं, 1 घंटा भी शॉपिंग मॉल में बिता देंगे, लेकिन बिलिंग काउंटर पे हम लोग 10 मिनट भी नहीं रुकना चाहते हैं। तो
एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए ये सारी सिस्टम्स लाना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग खाली मॉल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग किराने के शॉप पे भी जाते हैं, तो अगर वो सेठ जी वहाँ पे बिलिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो आजकल पेशेंस हम लोग में वैसे ही कम बचा हुआ है। तो ये सिस्टम्स आएगी तो हम लोग, हमारा छोटा दुकान भी होगा तो भी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर को दे सकते हैं। तो दुकानदार भाइयों और बहनों, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अ, और ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, और अपने दुकान में कुछ नए नए सुधार लाना चाहते हैं, नई जो सिस्टम्स है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बारकोड इसके लिए बहुत जरूरी है। तो आरएफआईडी और बारकोड के लिए एक बहुत भरोसेमंद नाम है पुणे के पिनाको इंडिया का। और वहां के कर्ता धर्ता श्री राजू जी कोठावदे ने आज हमें ये अच्छी तरह से समझाया है कि बारकोड क्या है, कहाँ लगता है, आरएफआईडी क्या है, कहाँ लगता है, और छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर छोटे मैन्युफैक्चरर से लेकर बहुत बड़े दुकानों की चेन को भी इसका कैसे फायदा हो सकता है। तो अ, आप पिनाको इंडिया से कैसे जुड़ सकते हैं, वहाँ उसके साथ कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसका सारा डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो पढ़िए। और बिल्कुल टाइम नहीं गवाइए, बिल्कुल आज ही पिनाको इंडिया से संपर्क करें और अपने दुकान को नया और एक मॉडर्न रूप देने के एक कदम आगे बढ़िए। धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद नचिकेता. नाही चालू आहे. बोलायचंय का अजून बोलू शकतोस तू? का बंद करू? ओके, करते बंद. धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। सेठ जी, राजू कोठावड़े और पिनाको इंडिया के डिटेल्स, उनके यूट्यूब पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं, तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था, वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर और श्रुत कीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।